फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 देख रहे थे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसमें हम फर्स्ट जो उसका जो पार्ट था वो कंप्लीट अपन कर चुके हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की अपन शुरुआत कैसे करते हैं, उसमें क्या कैरी ओवर मोमेंट होता है, क्या हमारा कैरी ओवर फैक्टर होता है, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर एक अपने न्यूमेरिकल भी करके देखा था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए थे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्दर। तो एक काम की चीज़ क्या आती है कि जो हमारे फिक्स्ड एंड मोमेंट होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं फिक्स्ड एंड मोमेंट होते क्या हैं। मान लीजिए ये हमारी बीम है, ये है फ्रेम। इस फ्रेम पर सेंटर पर लोड लग रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फ्रेम का एनालिसिस करना है हमको। फ्रेम के एनालिसिस से मतलब क्या है कि फ्रेम जो है इसके हमको सारे के सारे मोमेंट निकालने हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका, और इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, सारी रिएक्शंस निकालनी है। ये सारे काम हमको फ्रेम के करने हैं, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर ये जो लोड लग रहा है 10 किलोमीटर, मैंने बताया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अपन प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक सेक्शन को क्या मान के चलते हैं, फिक्स्ड मान के चलते हैं, और उसके फिर अपन मोमेंट पता रहते हैं अपन को। देखो जैसे ये है तो इसको अपन क्या मान लेंगे, फिक्स्ड बीम मान लेंगे, मतलब ऐसा मान लेंगे। तो फिक्स्ड बीम के सेंटर पर मोमेंट हमको मालूम है क्या होता है कि यहां पर अगर सेंटर पर लोड लगता है तो फिक्स्ड बीम में कितना मोमेंट आता है, WL/8, और इधर भी WL/8। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है अपना, WL/8। जितना मोमेंट ये डेवलप हुआ है उतना ही इस वाले मेंबर में ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बैलेंस बनाने के लिए। तो भाई WL/8 इसमें इन दोनों एंड पर WL/8 डेवलप हो गया। लेकिन क्या ये WL/8 बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। क्यों करेक्ट क्वांटिटी? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो WL/8 था ना हमारा, ये तो फिक्स्ड बीम के लिए था। लेकिन ये बीम जो है, ये जो फ्रेम है, फ्रेम का ये वाला मेंबर फिक्स्ड बीम थोड़ी है, हम फिक्स्ड बीम की तरह मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जॉइंट क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये जॉइंट भी रिजिड हैं। लेकिन ये फिक्स्ड वाले रिजिड हैं, ये केवल सिंपल रिजिड जॉइंट है। तो इन पर जो मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम रहेगी, WL/8 से थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन हमको एक रफ आइडिया तो मिल गया भाई कि लगभग मोमेंट इतना रहेगा। तो हम केवल एक रफ आइडिया प्राप्त करने के लिए कि यहाँ पर मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी रफली, उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रत्येक सेक्शन को मान लेते हैं, प्रत्येक मेंबर को अपन फिक्स्ड बीम मानते हैं, उस पर जो लोडिंग लगी होती है उसके अकॉर्डिंग उसके ये वाले मोमेंट हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एंड पर जो मोमेंट डेवलप होता है ना, ये जो मोमेंट डेवलप होता है ड्यू टू अप्लाइड लोड के कारण जो मोमेंट डेवलप होता है फिक्स्ड एंड पर, उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये डेवलप्ड है, मतलब ये अपने आप वहां पर प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू लोडिंग। ऐसा नहीं है कि हमने लगाया है, ऐसा भी हो सकता है कि अपन लगाएं, लगाने वाला मोमेंट नहीं है, डेवलप हुआ मोमेंट है लोड के कारण। तो ये होता है अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट, अब देखो जैसे हमारा ये वाला मेंबर है, इस पर लोड लगा तो हमने ये फिक्स्ड एंड मोमेंट WL/8 ज्ञात कर लिया। इस पर कोई लोडिंग नहीं है तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 0 0। इस तरह से फिर अपन इसको करेक्ट करते हैं किसमें, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। ये जो मोमेंट WL/8 आया था ये सही नहीं है, तो फिर इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। फिर धीरे कैरी ओवर जितना है उसका हाफ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ड्यू टू फिक्स्ड एंड कैरी ओवर मोमेंट के रूप में। फिर इस तरह से हम इसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, और हमारे जो करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट जो बेंडिंग मोमेंट है इन पर, वो हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? जब तक हमको ये नहीं पता फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होते हैं तो हम यहाँ पर रफ आइडिया ज्ञात नहीं कर सकते। ये तो सिंपल था। अब मान लीजिए इस तरह से हो, UDL लग रहा है, फिर क्या करें, UDL लग रहा है तो भी हमको इसको क्या मानेंगे, हम फिक्स्ड बीम मानेंगे, ऐसे फिक्स्ड बीम और UDL मानेंगे। तो UDL के कारण कितना आता है हमको, जब ये वाली चीज़ पता होगी तभी तो हम यहाँ पर ये एंड मोमेंट को, ये मैंने WL/8 कहाँ से लिखा, मेरे को मालूम था फिक्स्ड एंड पर इस वाले केस में WL/8 होता है। ऐसे ही मेरे को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर UDL लग रहा है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है, UDL लगता है तो होता है WL²/12। तो इसके एंड पर कितना आएगा, WL²/12 का मोमेंट डेवलप होगा। तो ये चीजें मैं तब पता कर पाऊंगा जब मेरे को ये सारे केसेस फिक्स्ड बीम के पता हो। तो अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यूज लिखते हैं, और उनको आपको याद भी रखना है कि फिक्स्ड बीम में सेंटर पर, क्योंकि भाई फिक्स्ड बीम की स्टडी कहां पर करते हैं, इंडिटरमिनेट।
क्योंकि फिक्स्ड बीम क्या होती है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है, और उसकी स्टडी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करेंगे। तो मैं फिक्स्ड बीम के जितने भी हमारे केसेस होते हैं बेंडिंग मोमेंट के, वो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि सेंटर पर लोड लग रहा है तो कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। और अगर सेंटर यूडीएल लग रहा है तो कितना होगा, जीवीएल या फिर यूवीएल लग रहा है तो कितना होगा, और अगर कोई मोमेंट लग रहा है बीच में तो कितना फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा। साथ में उनकी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट की जो डायरेक्शन है ना, ये और ये कैसे आई ये डायरेक्शन भी अपन देखते हैं। तो मैं आपको अब लिखता हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ फिक्स्ड बीम। तो अपन हेडिंग डालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पहला केस मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम ही बनाऊंगा। देखिए भाई, सबसे पहला केस है हमारा कौन सा, ये वाला केस। इसमें देखो W जो लग रहा है वो बिल्कुल सेंटर पर लग रहा है, और सेंटर पर W लग रहा है क्योंकि L/2 दिख रहा है, तो उसके कारण कितना मोमेंट डेवलप होगा, तो इसके कारण जो मोमेंट डेवलप होता है वो होता है हमारा WL/2। तो पहले तो मैं ये देखूं मोमेंट की जो फिक्स्ड एंड मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो यूं होगी मतलब क्लॉकवाइज, या ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कभी भी आपको डायरेक्शन देखनी है तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखनी है। तो देखो भाई, अगर ये लोड ऐसे लग रहा है तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होगी, ऐसे बनेगी, ठीक। लेकिन आपको मालूम है कि भाई यहां पर फिक्स्ड एंड है तो स्लोप डिफ्लेक्शन 0 होगा, और यहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन 0 कब होगा, जब यहां पर मोमेंट कैसे लगे, ऊपर से यूं लगे या फिर ऐसे लगे, कैसे लगे हमारा, ऐसे लगे, तभी तो ये दबाएगा इसको। जब ये इसको दबाएगा तो इसकी जो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 0 कब होगा, जब मोमेंट कैसे लगे, ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लगे, ठीक है। तो यहां पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है WL/8, और ये भी WL/8, ठीक है भाई, WL/8 और ये भी WL/8। ये तो सेंटर पर लग रहा था, लेकिन ये कहां पर है, सेंटर पर ना लग के कहीं एसेंट्रिसिटी पे है, तो यहां पर डायरेक्शन होगी ऐसे, सेम वही डायरेक्शन, और यहां पर भी डायरेक्शन ऐसे, WAB/L², WAB/L², W × AB²/L², और यहां पर WA²B/L², ठीक है ना।
अब देखो आप इसी को सेंटर पर कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2 और बी की वैल्यू भी L/2। अगर आप इसमें L/2 पुट करोगे, L/2 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा WL/8। भाई देखो L/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और बी की जगह L/2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया। तो ये क्या होगा WL³ अपॉन L²। तो L³ से L² कैंसिल, L बचेगा तो WL/8 आ गया हमारा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर इस वाले केस की बात करें तो इस वाले केस में भी हमारी जो डायरेक्शन कैसे लगेगी, नीचे। क्यों? क्योंकि तीनों ही केसेस में लोड कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें क्या होती है स्मॉल WL²/12, स्मॉल WL²/12। ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। WL²/12 WL²। तो ये मैंने अपनी मन मर्जी से नहीं लगाया है, ये डायरेक्शन कैसे लगाई है, डिफ्लेक्टेड शेप के आधार पर। डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे थी, यहाँ पर जीरो करने के लिए इस तरह से लगेगा मूवमेंट। फोर्थ देखते हैं भाई, ये वाला केस। इसमें भी डायरेक्शन तो यही रहेगी हमारी, लेकिन कितना रहेगा, WL/ लेंथ L है, WL/30 और ये WL/20। मैं इसको याद रखना सिखाता हूँ, किस तरह से अपन इसको याद रखेंगे। देखिए भाई कैसे याद रखना है इसको, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा WL/20 और 30। एक जगह तो 20 का डिवाइड जा रहा है, एक जगह 30 का। अब आपने याद रख लिया भाई WL/20 WL/30। क्वेश्चन कैसे आ गया, क्वेश्चन आपके आ गया इस तरह से। ठीक है, और पूछ रहा है कि ये जो ए एंड है, ए एंड पर कितना होगा मोमेंट। तो आपको तो ये आता है WL/20 WL/20 लगा दिया और आंसर हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पर लोड कम है वहां पर WL/30 होगा, ना कि 20। और देखो इसने उल्टा कर दिया, इधर तो ज़्यादा था उधर कम, उसने उधर ज़्यादा इधर कम कर दिया। तो आप ध्यान कैसे रखोगे, कैसे याद रखोगे कि 20 की तरफ है 30 की तरफ है। तो उसके लिए सिंपल सी ये बात है, देखिए आप कि आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि एक तरफ 20 एक तरफ 30 है। अब ये कैसे याद रखेंगे किस साइड 20 है, इसको याद रखने के लिए इधर की तरफ लोड कम है तो मोमेंट क्या होगा, कम होगा। मोमेंट कम होगा तो हम ज्यादा का भाग देंगे, कम का भाग देंगे। अगर आपको कम वैल्यू चाहिए तो ज्यादा का भाग देना होगा, तो 30 का भाग देंगे। और यहां पर देखो लोड ज्यादा है तो मोमेंट ज्यादा होगा तो कम का भाग देना पर WL/20। ठीक है ना। तो ये हमारी बात थी कुछ। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट। पांचवें क्या है हमारा, मूवमेंट का। इस वाले केस में क्या होता है, सेंटर पर मूवमेंट लग रहा है तो दोनों तरफ जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी m/4 और यहां पर भी m/4। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि डायरेक्शन, तो यहां पर डायरेक्शन थोड़ा सा समझने का क्या है, समझने वाला पॉइंट। आप देखिए इसके अंदर डायरेक्शन कैसे देखोगे। देखो इसके सेंटर पर लग रहा है ऐसे, तो अब आप ये देखो, ये इसका क्या है, टिप है, बिल्कुल टॉप पॉइंट है, ये चुटकी उंगली से देखा हमने। और ये इसका दूसरा वाला एंड मान लीजिए। ठीक है ना। तो ये कैसे घूम रहा है मूवमेंट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा, यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसको तो मूवमेंट नीचे दबाने की कोशिश करेगा, इसको ऐसे। भाई ये यूं लग रहा है तो ये वाला पार्ट ये यूं दबेगा, तो इतना पार्ट तो क्या होगा, नीचे दबने की कोशिश करेगा। और ये देखो मूवमेंट, अंगूठा देखिए आप, ऐसे तो घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इस पॉइंट से हाफ पार्ट तो नीचे दबेगा और ये हाफ पार्ट ऊपर उठेगा। देखो अंगूठा ऊपर उठा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस केस में डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। देखो आप, अगर आप घुमाओगे ऐसे तो घूमेगा, आप यूं घुमाओगे तो ये वाला पार्ट तो नीचे दब जाएगा और ये वाला उठ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि एंड पर जो है, एंड पर ऐसा सीन नहीं होगा। एंड पर स्लोप 0 हो जाएगी। और 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि एंड कैसे हमारे फिक्स्ड एंड है। तो स्लोप 0 कब होगी एंड पर, अब बताओ। यहां पर देखो आप, तो स्लोप 0 कैसे होगी, जब आप नीचे से यूं घुमाओगे या फिर ऊपर से घुमाओगे। जब आप नीचे से ऐसे घुमाओगे तब 0 होगी, और इधर की तरफ इधर आपको ऐसे घुमाना होगा। समझ रहे हो। तो इस तरह से अपन डायरेक्शन को जज करते हैं कि हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, ये वाली डायरेक्शन क्लियर है, ये वाली डायरेक्शन क्लियर है, किस तरह से है ये वाली बात क्लियर है। ऐसी अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी हमारी डिफ्लेक्टेड शेप सेम ऐसी ही बनेगी। और जब सेम ऐसी ही बनेगी तो
मोमेंट भी हमारा सेम लगेगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। वैल्यू क्या होती है मोमेंट की इस केस में? यहां पर तो जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी m इंटू ए 3b माइनस एल अपॉन में एल स्क्वायर, और उधर होगी m इंटू बी 3a माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो अपने 6 आपको केसेस याद रखने हैं। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, इनमें से कोई से भी केसेस का आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना टॉपिक फिक्स्ड एंड मोमेंट खत्म। अब अपन एक देखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन अपन कैसे डेवलप करें। मैं इसे मिटा देता हूं। तो डायरेक्शन ज्ञात करने का मोमेंट की यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है कि आप पहले डिफ्लेक्टेड शेप ज्ञात करो, डिफ्लेक्टेड शेप के आधार पर डायरेक्शन को देखो आप क्या होती है, ठीक है ना। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो सिंपली मैं आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को डेवलप करना बताता हूं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि आप इसकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बताइए। ए बी सी डी, तो देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अपन इसकी देखते हैं कि इसकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अपन किस तरह से डेवलप करें। तो अगर अपन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ए बी सी डी, दो मेथड थे हमारे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दो मेथड थे। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरह ही हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम टेबल बना करके फिर हम मोमेंट को ट्रांसफर करते हैं। उसमें भी हम क्या करते थे, जो भी हमारा फ्रेम था उसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट को, मतलब उसके जो जॉइंट थे उसको फिक्स्ड भी मान के चलते थे हर मेंबर को, और उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन ज्ञात कर लेते थे। कैसे? क्योंकि हमको मालूम है 6 केसेस जो थे उनमें से कोई ना कोई सा केस बनता था और उसके मोटे मोटे हमको फिक्स्ड एंड मोमेंट पता चल जाते थे। फिर हम उन फिक्स्ड एंड मोमेंट को करेक्ट करते थे और रियल एंड मोमेंट हम ज्ञात करते थे। जैसे कि जो पिछला केस था ना, ये वाला सेंटर पर लग रहा था W, उसके कारण हमने देख लिया कि ये WL/8 और WL/8, लेकिन एक्चुअल में ये A B C और D, तो जो B एंड है ये BC जॉइंट है, तो B जॉइंट पर कौन सा मोमेंट होगा, ये MBC इधर की तरफ वाला, और इस C जॉइंट पर क्या मोमेंट होगा, MCB होगा। तो क्या ये जो MBC है, MBC का मतलब क्या है, डायरेक्शन देख रहे हैं हम B से C, भाई बी ए भी तो हो सकता है, दो मोमेंट हो गए ना इस पर, इस जॉइंट पर दो मोमेंट होंगे। इस जॉइंट पर अगर मैं ऐसे तोड़ूं तो एक तो होगा ये, एक होगा ये तो कहलाएगा एम बी सी और ये कहलाएगा एम बी ए। इसलिए मैं इसको एम बी नहीं लिख रहा क्योंकि जॉइंट पर दो मोमेंट होंगे हमारे। तो एम बी सी की बात करूं अगर मैं, तो एम बी सी की वैल्यू हमने WL/8 ली, तो क्या WL/8 सही है क्या?
नहीं भाई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये तो जो मोमेंट है WL/8 ये तो तब है जब ये बीम, ये जो BC है मेंबर, वो हमारी फिक्स्ड बीम होती। ये तो फिक्स्ड बीम का एंड मोमेंट है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। लेकिन ये हमारा करेक्ट नहीं है। करेक्ट कब होगा? हम इसको करेंगे करेक्ट। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम इसको मोटा मोटा आइडिया हमको पता चला WL/8 यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो MBC की वैल्यू आएगी वो WL/8 के आसपास में होगी। ठीक है ना, उसको अपन करेक्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर किसमें होता है? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, कि यहां पर जो मोमेंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? फिक्स्ड एंड मोमेंट मान लेते हैं और फिर उसको हम करेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखो MAB मेंबर है, BC CD, ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? ये भी हमारा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो मुझको इस स्ट्रक्चर में सभी जॉइंट पर ABCD, इन सभी जॉइंट पर क्या निकालना है? मुझे मोमेंट निकालना है। तो इस जॉइंट पर जो मोमेंट होगा उसे MA नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? MAB। और इस पर जो मोमेंट होगा उस पर भी दो मोमेंट होंगे, एक तो इस वाले डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। क्या होगा? MBA, एक होगा MBC। ठीक है ना, ऐसे MCB, MCD, MDC। तो ये सारे मेरे मोमेंट डेवलप होंगे अलग अलग। ठीक है ना। तो ये जो मेरा मोमेंट होगा MAB मेंबर की बात करूं, AB स्पान की, इस स्पान की जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी E1 है, कुछ भी हो सकती है भाई वैल्यू, हो सकता है ये तीनों अलग अलग मटेरियल की बनी हो तो E1 E2 E3 हो गया। तीनों क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो तो I1 I2 I3 हो गया। और तीनों की लेंथ अलग अलग हो, L1 L2 L3। तो मैंने तो आपको वर्स्ट केस लिखा कि सारी चीज डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे अपन? मुझे MAB निकालना है। क्या निकालना है? MAB। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर? पहले तो इस वाले एंड पर जो मोमेंट है ना उसको क्या मानते हैं? वही फिक्स्ड एंड मोमेंट मान लेते हैं, फिक्स्ड बीम मान करके। ये बीम फिक्स्ड बीम थोड़ी है, इधर तरफ तो हिंज है, लेकिन जो भी लोड लग रहा है उसके कारण फिक्स्ड एंड मोमेंट मान लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी MFBA, ये हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है इसके बराबर तो होगी नहीं, इसके इर्द गिर्द होगी। फिर बाकी की अपन और कुछ टर्म आती हैं इक्वेशन की सहायता से, तो वो जो टर्म है इसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वो टर्म ये होती है हमारी यहां से लेके यहां तक की। तो हमने क्या माना? हमें MAB निकालना था, मोमेंट इन मेंबर AB। ठीक है ना। AB मेंबर में इस वाले पॉइंट पर मोमेंट निकालना है। तो क्या होगा? ये बराबर MFAB। ठीक है। प्लस में ये अपन जब करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ये मेरे मोमेंट की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। ये तो कौन सा मोमेंट है? फिक्स्ड एंड मोमेंट, MFAB। ये मोमेंट कब है? जब ये बीम कैसी होती है? हमारी फिक्स्ड होती है। ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये भी पॉइंट मेरा फिक्स्ड होता तो फिर इसकी वैल्यू ये होती। ठीक है ना। लेकिन ये तो करेक्ट है नहीं, यहाँ पर हिंज है ये, तो अपन करेक्ट कैसे करेंगे? ये टर्म को जोड़ करके। तो ये होती है 2E1 I1 अपॉन L1 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाय L1। इस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर कि भाई इक्वेशन कौन सी होगी? आपको ये दोनों ही ऑप्शन दे देंगे। आपसे कहेगा कि भाई ए जॉइंट पर, ठीक है, मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों ऑप्शन हो गए। तो बताओ MFAB प्लस 2E1 2 थीटा A थीटा B माइनस 3 डेल्टा 1। और दूसरे ऑप्शन में क्या कर देगा? दूसरे में MFAB ही लिखेगा यहाँ पे, लेकिन बाकी इक्वेशन ये लिख देगा। तीसरे में ये लिख देगा, चौथे में। तो क्या है, आपको ये इतना सा ध्यान रखना है कि आपको जिस डायरेक्शन में देख रहे हो ना, 2 का मल्टीप्लीकेशन उसी की स्लोप से होगा। आप कौन सा निकाल रहे हो? मोमेंट MAB निकाल रहे हो, तो 2 थीटा A, जो A जॉइंट है, A पर ही तो निकाल रहे हैं, उसकी स्लोप का 2 से गुणा होगा, 2 थीटा A प्लस थीटा B। यहाँ पर देखो अपन क्या निकाल रहे हैं? MBA निकाल रहे हैं, तो थीटा B को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? जिस जॉइंट पर, जिस डायरेक्शन आप देख रहे हो। ठीक है ना। तो MFAB प्लस 2EI अपॉन L 2 थीटा प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन में L1। तो इससे क्या हुआ? ये मैंने एक रफ माना था, जबकि मेरे MAB की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स्ड एंड बीम का होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है फिक्स्ड बीम का। करेक्ट कैसे करेंगे? इस टर्म को जोड़ करके जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस, तो फिर मेरा ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी कंप्लीटली इसको सॉल्व करने पर, वो मेरे इस वाले एंड पर मोमेंट की वैल्यू होगी। एक और करके देख लेते हैं, एक इक्वेशन और लिखते हैं। 4 स्पान BC स्पान के लिए क्या कैसे बनाएंगे इक्वेशन? M ऐसे याद रखनी है, BC बराबर MFBC, उसका BC स्पान का फिक्स्ड एंड मोमेंट इस डायरेक्शन में, प्लस में 2EI अपॉन में L। अब देखो E कौन सा आएगा? जो इसका E है, E2 I2 L2 अपॉन इनटू में 2 थीटा, थीटा के साथ किसका मल्टी, कौन सा थीटा? MBC। तो
BC का देख रहे हैं तो बी आ रहा बी प्लस में थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, कौन सा एल, L2। ऐसी अगर हम बात करें एम सी बी की तो एम एफ सी बी प्लस में 2E/2 L2 2 थीटा ए सॉरी सी थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन L2। ये होती है हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। कोई भी डायग्राम दे करके बीम का आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पूछे तो आप बता सकते हो। अब बात आती है एक चीज़ की, क्या कि जो हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें टेबलेटेड फॉर्म में हम मोमेंट को सही करते हैं और इसमें टेबलेट फॉर्म में सही ना करके हम कैसे सही करते हैं, इक्वेशन की सहायता से। इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का प्रिंसिपल सेम है। नेक्स्ट बात, ये दोनों ही जो मेथड होते हैं हमारे, इन दोनों मेथड में हम कौन सी डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। देखो 3 प्रकार की डिफॉर्मेशन होती है। ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम पर अगर लोड लगेगा तो फ्रेम डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा तो एक तो देखो ये एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग इसमें डिफॉर्मेशन होगी, कि मतलब लोड ऊपर से लग रहा है तो हो सकता है ये मेरा दब जाए, ठीक है। और दूसरी कौन सी डिफॉर्मेशन होगी कि जब, अब भैया तुम्हें लाइन दिखा रहा है कि जबकि वहाँ पर क्या होगा, ऐसे कोई स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कोई भी मेंबर होगा, इसकी थिकनेस होगी। तो जब लोड लग रहा है इस मेंबर पे तो इस लोड के कारण क्या होगा, शियर फोर्स होगा। शियर फोर्स के कारण इसकी शेप इस तरह से यूं चेंज हो जाएगी, डिफॉर्मेशन। तो ये कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, इस शियर फोर्स के कारण, मतलब शियर डिफॉर्मेशन। और एक्सियल डिफॉर्मेशन कौन सा होता है, एक्सिस के अलोंग जो डिफॉर्मेशन होता है वो एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक होता है हमारा बेंडिंग डिफॉर्मेशन, ये था शियर के कारण, और बेंडिंग के कारण भी ऐसा ही डिफॉर्मेशन होगा। तो दोनों, एक तो हो गया बेंडिंग के कारण और एक होगा शियर के कारण। ये है मेरा शियर डिफॉर्मेशन, बेंडिंग डिफॉर्मेशन। एक होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो भैया जो हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेम की, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो फ्रेम जो होते हैं, फ्रेम के एनालिसिस में अपन इन दोनों डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। जो शियर के कारण डिफॉर्मेशन होता है ना, वो तो अपन पढ़ते ही नहीं है ना, अपन आरसीसी में पढ़ते हैं। आरसीसी में आपने कहीं पर नहीं पढ़ा, जो भी डिफॉर्मेशन पढ़ा है टोटल बेंडिंग डिफॉर्मेशन पढ़ा है, क्योंकि बेंडिंग के कारण डिफॉर्मेशन जो आता है ना, ये दोनों की शेप एक ही होती है, लेकिन शियर के कारण जो आता है वो आता है 1 mm। तो इसके कारण आ रहा है 100 सेंटीमीटर। तो कितना डिफरेंस हुआ, बहुत ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए हम कभी पढ़ते ही नहीं है शियर डिफॉर्मेशन। तो शियर डिफॉर्मेशन को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब अपन आरसीसी की बात कर रहा था मैं, तो जब अपन फ्रेम की बात करेंगे तो फ्रेम में अपन एक्सियल और शियर डिफॉर्मेशन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दोनों को नहीं मानते, दोनों की वैल्यू कम होती है। इसमें केवल कौन सा डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, बेंडिंग डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर बात की जाए ट्रस की, तो ट्रस के केस में हम बेंडिंग, ट्रस में बेंडिंग तो पर मानते नहीं, बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, उसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता ही नहीं है। तो उसमें बेंडिंग और शियर इन दोनों को नहीं मानते, उसमें केवल किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। किसमें, ट्रस में। और इसको मानेंगे केवल किसमें, फ्रेम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है हमारी। तो अपन ये नोट में लिख लेते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, फ्रेम एनालिसिस में शियर व एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया जाता है और ट्रस एनालिसिस में शियर व बेंडिंग डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट
ये आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें शियर और एक्सियल को नेगलेक्ट करें तो केवल बेंडिंग मानते हैं, इसमें शियर और बेंडिंग को नेगलेक्ट करते हैं तो केवल किसको मानते हैं अपन, इसमें अपन शियर और बेंडिंग को नेगलेक्ट करेंगे तो अपन केवल एक्सेल को मानेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है बात अपनी कुछ। तो मैं इसे मिटाता हूँ अब अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेम डिस्प्लेसमेंट, देखिए भाई, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ये फ्रेम था, ठीक है, और इस पर किसी प्रकार से कोई फोर्स लगा और ये फ्रेम जो है हमारा ऐसे हो गया, यहां से यहां पहुंच चुका है, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्वे। तो एक तो ये तो कैसा डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे, या तो वो इधर तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टली या फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड जाएगा। तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, फ्रेम का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वे बोलते हैं। ऐसी सिंकिंग क्या होती है, देखो हमारा फ्रेम था तो उसका जो सपोर्ट था, उसके नीचे की मिट्टी जो थी वो ठीक नहीं थी, ज़्यादा सॉलिड नहीं थी। तो क्या हुआ, उस मिट्टी के कारण ये जो हमारा ये वाला एंड है वो नीचे खिसक चुका है। कितना, डेल्टा अमाउंट, डेल्टा मतलब 10 mm, 10 सेंटीमीटर मान ली, 10 सेंटीमीटर नीचे बैठ गया। तो जितना ये नीचे बैठेगा उतना ही ये वाला मेंबर नीचे आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकली बैठा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंकिंग। तो ये तो कहलाती है सिंकिंग और ये कहलाता है स्वे। तो अपन पहले स्वे के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन सिंकिंग मोमेंट पढ़ेंगे अपन। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूं स्वे के बारे में। जो फ्रेम का स्वे होता है वो अपन पढ़ चुके हैं। स्वे जो है, फ्रेम के स्वे नहीं होने के लिए क्या जरूरी है, हम चाहेंगे कि फ्रेम में स्वे हो जाए, अरे फ्रेम तो हम स्टेबल बनाएंगे तो स्वे क्यों चाहेंगे कि स्वे हो जाए। तो हम ऐसा क्या करें, कैसे पता करें कि फ्रेम हमारा स्वे होगा या नहीं होगा। तो फ्रेम के स्वे नहीं होने के लिए, या कहा जाए फ्रेम के नॉन स्वे के लिए, दो कंडीशन का फॉलो होना जरूरी होता है। वो दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, पहली तो ये कि भैया जो आपके फ्रेम के जो सपोर्ट है वो सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब एक समान होने चाहिए। ठीक है ना, फ्रेम के जो सपोर्ट है वो सिमेट्रिक होने चाहिए। और दूसरी बात, जो फ्रेम पर लोडिंग लगी है वो भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तब हम कहेंगे कि फ्रेम हमारा नॉन स्वे है। ठीक है ना, तो अपन दो चीज देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, अब अपन पढ़ेंगे स्वे एनालिसिस करते हैं अपन। मैं इसे मिटा देता हूं। स्वे एनालिसिस, फ्रेम के स्वे नहीं
होने के लिए निम्न कंडीशन का फॉलो होना ज़रूरी है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन तो है स्वयं के सपोर्ट सिमेट्रिक होने चाहिए। दूसरा फ्रेम पर लोडिंग सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम दो ही कंडीशन देखेंगे, हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। पहली कंडीशन हम देखेंगे, सबसे पहले अपन ये कंडीशन चेक करेंगे। जैसे हम ट्रस्ट की करते थे, स्टेबिलिटी चेक करते थे, तो पहले अपन क्या देखते थे? ट्रस्ट में मिनिमम 3 रिएक्शन है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वहीं खत्म हो गया हमारा कि वो अनस्टेबल है। अगर 3 हमारी रिएक्शन होती थी मिनिमम, फिर अपन 3 रिएक्शन को फर्दर चेक करते थे कि ये पैरेलल तो नहीं है, कंकरेंट तो नहीं है, ट्रिवियल तो नहीं है, तब जाकर अपन कह पाते थे हाँ भाई ये स्टेबल है। ऐसे ही यहाँ पर है, पहले इस कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो हुई है तब अपन इसको चेक करेंगे, और फिर ये भी फॉलो हो गई तब कहेंगे कि हाँ भाई ये नॉन स्वय है, स्वय नहीं होगा। अगर पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो मतलब वो स्वय हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बाद भी अपन ऑब्जर्व करेंगे कुछ और गड़बड़ तो नहीं है इसमें। जैसे हम वहां पर करते थे कि वर्टिकल लोड गिवन था और 3 रिएक्शन थी, तीनों पैरेलल थी, उसके बावजूद अपन उसको क्या कह रहे थे? अपन उसके बावजूद उसे कह रहे थे स्टेबल। क्यों कह रहे थे? क्योंकि केवल वर्टिकल लोड लग रहा था। तो यहाँ पर भी अपन इन दोनों के बाद में ऑब्जर्व भी करेंगे फिजिकली, अपन को समझ में आ जाएगा कि ये स्वय होगा या नहीं होगा। अपन बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल करते हैं कुछ। चेक वेदर फ्रेम हमको चेक करना है कि फ्रेम स्वय होगा या नहीं होगा, वेदर फ्रेम इज स्वय और नॉन स्वय। सबसे पहला अपन देखते हैं इसमें, ऐसा करते हैं इनको अपन कुछ फर्स्ट और सेकंड डाल देते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है? तो सबसे पहले तो मैंने इसमें क्या चेक किया कि लोड कहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? लोड चेक करूँगा या फिर सपोर्ट? सबसे पहले अपन चेक करेंगे सपोर्ट, सपोर्ट, और उसके बाद फिर अपन देखेंगे लोडिंग। तो सपोर्ट क्या है? दोनों सेम है, मतलब सिमेट्रिक, ठीक। लोडिंग ये भी भैया सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब क्या है? ये अपना नॉन स्वय, स्वय नहीं होगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल है अपना ये। सेकंड देखते हैं। ये है भैया ए और बी। एक सेकेंड, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है। आप इसे उतार लीजिए। देखो पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या, सपोर्ट को। तो सपोर्ट हमारे क्या है इसके अंदर?
सिमेट्रिक है क्या? सपोर्ट सिमेट्रिक नहीं है। तो पहली चीज क्यों सिमेट्रिक नहीं है? यहां पर तो क्या है हमारा हिंज, और यहां पर क्या है, यहां पर है हमारा कौन सा, फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? नॉन सिमेट्रिक। तो बस ये देखने की जरूरत नहीं, लोडिंग यहीं फेल हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, स्वे हो जाएगा। अब बताओ, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा स्वे होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन पूछेगा नॉन स्वे, स्वे टुवर्ड्स राइट साइड, स्वे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सिंक, ऐसे बोलेगा। तो बताओ ये राइट साइड स्वे करेगा या लेफ्ट साइड? वीक कौन सा इनमें सपोर्ट, ये वाला, तो कहां होगा, राइट साइड। ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं इसमें, तो स्वे टुवर्ड्स राइट साइड। क्यों? वीकर, क्या सपोर्ट है ये हमारा, कमजोर सपोर्ट है। देखिए ये तीसरा है, तीसरे वाले में देखो सपोर्ट, देखे दोनों फिक्स्ड है, सपोर्ट तो ओके है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक है। लोडिंग की बात करें तो लोडिंग सिमेट्रिक नहीं है, लोडिंग कहां पर लग रही है, सेंटर से थोड़ा हटके। किस साइड लग रही है, राइट साइड लग रही है। ठीक है ना? अब आपको ये चेक करना है कि ये लेफ्ट स्वे होगा या राइट स्वे होगा। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या सोचोगे कि सर ये राइट साइड होगा स्वे। ठीक है ना? मैक्सिमम 99 का यही आंसर है, राइट साइड स्वे। जबकि आपको चेक कैसे करना है, जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको सेंटर से काटो, ऐसे सेंटर से काटोगे तो ये वाला हिस्सा देखो केवल, तो इस वाले हिस्से पे बताओ लोड कैसे लग रहा है, यहां लग रहा है लोड। अब बताओ जब ये कंडीशन है तो किधर तरफ झुकेगा, ये इधर की तरफ झुकेगा, उधर की तरफ। जब ऐसी कंडीशन है तो इसके इधर तरफ लोड लगा हुआ है तो कहां झुकेगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब किधर तरफ स्वे होगा, ये इस साइड स्वे होगा। तो ये राइट साइड स्वे नहीं होगा, स्वे टुवर्ड्स लेफ्ट, स्वे टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे चेक करना है, सेंटर पर से काट दो, काटने के बाद फिर आप चेक करो। ठीक है ना? इस तरह से अपन को चेक करना, ये चीज ध्यान रखना आप। 3 हो गए, फोर्थ देखते हैं अपन। देखिए भाई, सपोर्ट, सपोर्ट भी चेंज कर देता हूं मैं। सपोर्ट क्या है, ओके, ओके है सपोर्ट। लेकिन लोडिंग ये क्या है, नॉन सिमेट्रिक। इसका मतलब स्वे होगा, इसमें साफ साफ दिखेगा किधर किधर तरफ स्वे होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसमें होगा ये ठीक है, स्वे टुवर्ड्स, क्यों होगा, क्योंकि एक तरफ लोड लग रहा है इसलिए होगा। और देखते हैं अपन, मैं मिटाता हूं इसे। चार हो गए, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में दोनों ही तरफ क्या हो रहा है,
दोनों ही तरफ लोड लग रहा है, ठीक है, और सपोर्ट तो नॉन सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी सपोर्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हमारी लोडिंग है वो क्या है भाई, लोडिंग आपकी कैसी है, वो नॉन सिमेट्रिक है। क्यों नॉन सिमेट्रिक है, देखो सेंटर पर डब्ल्यू लग रहा है, इधर डब्ल्यू, इधर 2W लग रहा है, ज्यादा लग रहा है इधर तरफ, तो इधर तरफ हाफ लेफ्ट राइट वाले पोर्शन में, राइट हाफ पोर्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, कितना, W ज्यादा लग रहा है, तो ये इधर की तरफ स्वे कर देगा, इसको इधर की तरफ स्वे कर देगा, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें लोडिंग क्या है, नॉन सिमेट्रिक, क्या होगा, स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, सिक्स्थ, सपोर्ट देखो, सपोर्ट क्या है, ओके, लोडिंग वो नॉन सिमेट्रिक है, इधर तरफ तो लग रही है, इधर तरफ नहीं लग रही, किधर तरफ लगेगा, स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट साइड, इधर तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपन देखें, नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ, ये यूडीएल लग रहा है डब्लू, ये कैपिटल डब्लू, ये भी कैपिटल डब्लू, ठीक है। इस वाले केस में देखो सपोर्ट क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन लोडिंग क्या है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, दोनों तरफ लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है तो स्वे होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा हमारा, नॉन स्वे, ठीक है भाई, ये वाला क्या होगा हमारा, नॉन स्वे होगा। और देखते हैं अपन, मैं इसे मिटाता हूं और भी देखते हैं, 7 हो गए। एट्थ देखिए, ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, वो है भैया नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो अपन यहीं पर कहते हैं क्या, तो आधे तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन देखी कि सपोर्ट जो है हमारे वो नॉन सिमेट्रिक है, और नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हमारा ये जो है स्वे हो जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ही फेल हो गई। लेकिन नहीं, आप देखिए सपोर्ट नॉन सिमेट्रिक है, लेकिन इधर की तरफ एक सपोर्ट लगा हुआ है, और वो जो सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट देखो नॉन सिमेट्रिक है, इधर की तरफ वीकर है, वीकर है तो यूं इस साइड राइट साइड में क्या होना चाहिए, स्वे होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ फिक्स सपोर्ट और ये इसको स्वे होने से बचा देगा, इतनी सी बात है। तो देखो इसमें हमारे सपोर्ट भी नॉन सिमेट्रिक है, लोडिंग भी नॉन सिमेट्रिक है, और दोनों ही चीजें क्या बता रही है कि स्वे इस साइड होना चाहिए, लेकिन इस साइड क्यों नहीं होगा स्वे, इस साइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस साइड क्या लगा हुआ है, हमारा सपोर्ट लगा हुआ है। अगर ये उल्टा होता कि देखो सपोर्ट हमारा इधर तरफ होता और ये लोड इधर तरफ होता और ये वाला सेक्शन भी इधर तरफ होता, तो ये उधर तरफ कर जाता, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो स्वे किधर तरफ होगा हमारे, होगा ही नहीं, इसके अंदर क्या होगा, नॉन स्वे। कौन सा केस है हमारा, ये नॉन स्वे केस है। 9th देखिए, सपोर्ट क्या है, सिमेट्रिक, लोड क्या है, वो भी सिमेट्रिक, उसके बावजूद
सेकेंड। लेकिन लेंथ इसकी अलग अलग है। सपोर्ट सिमेट्रिक, लोड सिमेट्रिक, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्वे नहीं। उसके बावजूद भी क्या होगा, दोनों चीज सिमेट्रिक होने के बावजूद भी ये हमारा स्वे होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाले जो सेक्शन है, ये वाला जो कॉलम है लेफ्ट साइड का, वो क्या है, वीकर है, वो लंबा है, तो सिलेंडर है, सिलेंडर है तो क्या होगा हमारा, वीकर हो जाएगा। ठीक है ना। टुवार्ड्स किधर की तरफ हो जाएगा, हमारे लॉन्ग कॉलम, स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की साइड क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है हमारा, लॉन्ग कॉलम है, और लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम क्या हो जाता है हमारा, बकल हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, इसलिए। तो देखो जो मैंने आपको बताया था इन एग्जांपल्स में आपने देखा, ये पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाली बात आपको बताता हूं। तो ये भी क्लियर है भाई, आपको देखना है जिस तरफ लॉन्ग कॉलम होगा उस तरफ हमारा हो जाएगा स्वे। इसमें देखो सपोर्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, लोडिंग क्या है, वो भी सिमेट्रिक है, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा, ये हमारा स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में स्वे होगा। क्यों होगा, इस साइड जो हमारा मेंबर है उस मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना भी, आई मान लीजिए, और इस साइड जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, इसका डबल है। मतलब इस साइड का जो सेक्शन है अगर हमारा ऐसा है तो दूसरी साइड का सेक्शन डबल हो, तभी तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डबल होगा। तो ये पतला है मेंबर, ये मेंबर मोटा है हमारा, तो किधर की तरफ हो जाएगा हमारा, ये इतना लोड झेल नहीं पाएगा, तो ये बकल हो जाएगा, बकल होते तरफ क्या हो जाएगा, स्वे हो जाएगा। तो स्वे किधर की तरफ होगा हमारा, स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड क्यों हो रहा है, बिकॉज टुवार्ड्स वीकर मेंबर, इधर की तरफ क्या है हमारा, ये मेंबर वीकर, कमजोर है, इसलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, इन तीनों एग्जाम्पल में वो दोनों कंडीशन फॉलो, देखो इस वाले एग्जाम्पल में दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ठीक है, ना तो ये हमारा सपोर्ट सिमेट्रिक है, ना ही लोडिंग, उसके बावजूद हम इसको क्या कह रहे हैं कि स्वे नहीं होगा। तो आप केवल उन दोनों कंडीशन के पीछे मत रह जाना कि आपने चेक करना है केवल कि भाई दोनों सपोर्ट सिमेट्रिक हैं या नहीं, और दोनों लोडिंग सिमेट्रिक है या नहीं। अगर है सिमेट्रिक दोनों चीज तो सिमेट्रिक कह दे, अदरवाइज नहीं है। ऐसे नहीं, दोनों चीज़ें चेक करने के बावजूद आप एक बार ऑब्जर्व करोगे कुछ और तो नहीं हो रहा, तो आपने देखा इसमें ये सपोर्ट सिमेट्रिक नहीं था, लोड सिमेट्रिक नहीं था, उसके बावजूद आपने ऑब्जर्व किया कि लोड ऐसे लग रहा तो ये नहीं जाएगा, तो आपने इसको नॉन स्वे कह दिया। तो आपको ऑब्जर्व भी करना है। ऐसे ही आपने इसमें देखा कि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, देखो सपोर्ट सिमेट्रिक है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, उसके बावजूद अपन इसको क्या कह रहे हैं कि ये स्वे टुवार्ड्स लेफ्ट स्वे होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि इधर की तरफ वाला जो कॉलम है वो पतला है और लंबा है, लॉन्ग कॉलम है हमारा, लॉन्ग कॉलम उधर तरफ हमारा बकल हो जाएगा, तो स्वे हो जाएगा। तो अपन ने ऑब्जर्व किया था। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो इस वाले केस में भी सेम चीज हो रहा है, क्या हमारा कि सपोर्ट दोनों हमारे क्या है, सिमेट्रिक है, लोडिंग भी सिमेट्रिक है, उसके बावजूद क्या स्वे होगा। क्यों? क्योंकि इधर तरफ हमारा वीकर सेक्शन। तो आप केवल एक ही चीज नहीं देखोगे, आप दोनों ही चीजों को देखोगे एक साथ। मैं इसे मिटाता हूं, अपन एक सिंकिंग मोमेंट और बच रहा है छोटा सा टॉपिक, वो और देख लेते हैं। वो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, लाइट से। तो अपन सिंकिंग मोमेंट की बात कर रहे थे। देखिए भाई,
देखिए सिंकिंग मोमेंट क्या होता है। सिंकिंग तो मैंने आपको बता दी कि जैसे इस तरह से अपना कोई फ्रेम है और उसका ये वाला एंड नीचे धंस जाता है, ठीक है, डेल्टा, तो ये ऊपर से भी इतना धंस जाएगा, डेल्टा धंस जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी नीचे धंसा है उसको सिंकिंग बोलते हैं अपन। तो अपन ऊपर वाले मेंबर को फिक्स्ड बीम मान के चलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऊपर से नीचे यहां से यहां पर आ चुका है डेल्टा डिफ्लेक्शन। तो अपन देखना चाह रहे हैं अब ये नीचे क्या है। अपन कहें या तो लूज मिट्टी थी तो ये नीचे चला गया, या अपन ये भी तो कह सकते हैं कि नीचे मिट्टी ने इसको खींच लिया, पुल कर लिया। तो इसने एक सिंकिंग लोड के द्वारा इसको खींच लिया। तो वो सिंकिंग लोड हमको पता करना है कितना होगा। और जब ये इसको खींचेगा तो देखो पहले तो हमारा क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था मेंबर, ठीक है ना। और उसके बाद में ये पोजीशन इसकी क्या है, नीचे की तरफ आ गया ऐसे, ठीक, ऐसे आ गया। लेकिन आपको मालूम है ऊपर से नीचे आ चुका है, ये स्ट्रेट तो नहीं रहेगा। स्ट्रेट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा, यहां पर भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा। क्यों होगा डिफ्लेक्शन जीरो, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। तो ये स्ट्रेट ना होकर के क्या हो जाएगा, यहां से यूं और फिर यहां से यूं। जैसा कि मैंने ये डायग्राम देखा, यहां पे बिल्कुल यूं फिर यूं। तो अगर ये स्ट्रेट होता, स्ट्रेट से आपको ये ऐसी फॉर्म लेकर के आनी है, ऐसा बनाना है। स्ट्रेट से आपको ऐसा बनाना है, क्योंकि एक्चुअल तो ऐसा रहेगा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो बताओ मोमेंट कैसे लगेगा, मैं डायरेक्शन पता करना चाह रहा हूँ मोमेंट की। तो जो मोमेंट लगेगा ना सिंकिंग लोड के कारण, तो वो मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर स्लोप ये थीटा है और ये भी थीटा है। ये जीरो कब होगी ये वाली, जब नीचे से यूं दबाएं अपन ऐसे। तो मोमेंट कैसे लगेगा इसमें, ऊपर की तरफ। तो ये डिफ्लेक्टेड शेप ही तो है ये हमारी। और इस वाले केस में कैसे, ऊपर से अपन नीचे की तरफ दबाएं, तब ये ऐसा हो पाएगा। इसलिए मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। डायरेक्शन क्लियर है। तो इस सिंकिंग लोड के कारण सिंकिंग मोमेंट मेरा डेवलप होगा। सिंकिंग लोड कितना है, 12 EI डेल्टा अपॉन में एल क्यूब। और सिंकिंग मोमेंट कितना है, 6 EI डेल्टा अपॉन में एल स्क्वायर। ये कौन सा केस है, जब दोनों एंड हमारे क्या है, फिक्स्ड है। आपको पता है जब कभी बीम पर मोमेंट लगता है m, अगर हम बात करते हैं इसकी, और इस वाले केस में m मोमेंट लग रहा है, और मेरे को क्या निकालनी होती है, रिएक्शन। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल l है। और जब मुझे ये रिएक्शन RA और RB निकालनी होती है, तो RA RB क्या होता है, मोमेंट बाय l। यही तो होता है रिएक्शन, टोटल मोमेंट में l का भाग दे, तो ये होती है मेरी रिएक्शन की वैल्यू। अपन पढ़ चुके हैं सॉम के अंदर। ये सेम चीज यहां पर है। मोमेंट कितना लग रहा है यहां पर, 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। ये लग रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर भी कितना लग रहा है, 6 EI डेल्टा अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब टोटल मोमेंट कितना लग गया मेरा, 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर प्लस 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर बराबर 12 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इतना मोमेंट लग गया मेरा। ये किसकी वैल्यू है, टोटल मोमेंट की। और मुझे क्या निकालनी है, रिएक्शन। मतलब ये जो लोड है ये रिएक्शन ही तो है हमारा, सिंकिंग लोड। ये दोनों एंड पर रिएक्शन ही तो है हमारी। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इसकी ऊपर की तरफ। तो रिएक्शन क्या होती है मेरी, रिएक्शन होती है P बराबर m बाय एल, ठीक है। और m कितना है मेरा, इतना है। तो मोमेंट क्या था, 12 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इसमें मैं l का भाग और दे दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, l का क्यूब हो जाएगा। इसलिए P की वैल्यू कितनी है, 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। बात क्लियर है कि P कैसे आया, P ऐसे आया m बाय एल से। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा सिंकिंग मोमेंट कितना होता है इस केस में, जब दोनों एंड फिक्स हो, और सिंकिंग लोड कितना होता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारे, क्वेश्चन हमारे सिंपल यही बनता है कि सिंकिंग मोमेंट जब बोथ एंड फिक्स होते हैं तो सिंकिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 12 EI 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसकी कितनी होती है, 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। ये आपको ध्यान रखना। सेकंड केस और है, तो आप फर्स्ट केस उतारो। सेकंड केस में इसी के अंदर आपको सेकंड केस, चलो उतार देता हूँ यहाँ पे मैं। सेकंड केस क्या है हमारा, व्हेन वन एंड हिंज्ड, एक एंड हिंज हो, तब क्या सीन बनता है। तो देखिए ये हमारा इस तरह से है, ये फिक्स है और ये वाला एंड हिंज है। और ये एंड हिंज जो था हमारा नीचे खिसक चुका है इतना, ठीक है ना, इतना खिसक गया, डेल्टा नीचे खिसक चुका है।
इस वाले केस में डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी, यहाँ तो जीरो रहेगा लेकिन यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, हिंज है हमारा, हिंज पर तो स्लोप जीरो नहीं होती है हमारी। यहाँ कैसा भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा लोड P और ये लोड P की वैल्यू कितनी होगी अभी देखते हैं अपन। तो मोमेंट इस वाले केस में जो लगता है वो लगता है हमारा m बराबर 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। सही बात है, इसमें मोमेंट 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि मजबूत ज़्यादा है, दोनों तरफ बोथ एंड फिक्स हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर एक हिंज है तो मोमेंट कम लग रहा है, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। डेल्टा क्या है, ये सिंकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर P की वैल्यू मुझे नहीं, और यहाँ पर मोमेंट कितना होगा, यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, जीरो रहेगी। भाई हिंज पर मोमेंट डेवलप होगा क्या, हिंज पर मोमेंट डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेरा मोमेंट की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो मोमेंट केवल कितना हुआ, ये। तो टोटल मोमेंट कितना हो गया इस वाले केस में, टोटल मोमेंट हो गया, पिछले में तो इन दोनों को जोड़ रहे थे हम, इसमें तो केवल क्या है 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर प्लस में जीरो। तो ये कितना हो गया हमारा, यही हो गया मोमेंट। तो मोमेंट की वैल्यू ये हो गई। हमको निकालना क्या है, लोड। तो लोड क्या होता है, m/l। तो इसमें अगर आप l का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। इस तरह से हमारा इसका सिंकिंग लोड कैलकुलेट होकर के आता है। तो ये वाली बात क्लियर हुई आपको कि सिंकिंग लोड क्या होता है, सिंकिंग मोमेंट क्या होता है, किस तरह से सिंकिंग लोड को ज्ञात करते हैं। तो अगर बात करें अपन, जब वन एंड हिंज होता है तो उसमें सिंकिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर वाले से कम होती है, मतलब 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और सिंकिंग लोड जो होता है P बराबर 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। ठीक, अब आपको ये चार टर्म याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है कैसे कि बोथ एंड फिक्स वाले केस में सिंकिंग मोमेंट कितना होता है, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। सिंकिंग लोड 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। इसमें सिंकिंग मोमेंट 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, बोथ एक एंड हिंज वाले केस में, और सिंकिंग लोड 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। ठीक है ना, स्क्वायर क्यूब ध्यान रखना। ये अपने सिंपल क्वेश्चंस थे और कुछ बातें थी। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे टॉपिक्स। अपनी लास्ट यूनिट बची कौन सी, ट्रस एंड आर्चेस। तो ट्रस और आर्च को अपन करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। उसमें ट्रस और आर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ बचनी है वो सब कुछ करेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट भी कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।